आज कहानी उस लड़के की जब वो 3-4 साल का था तब उसके दादाजी की मृत्यु हो जाती है और उसके 2 महीने के बाद उसके आंदोलनकारी पिता की भी मृत्यु हो जाती है जब उसका छोटा भाई माँ के पेट में था। आज कहानी उस लड़के की जो पीएचडी की पढ़ाई कर रहा है लेकिन क्रिकेट को लेकर उसके अंदर बहुत बड़ी दीवानगी है। आज कहानी उस लड़के की जिसका अपने राज्य और अपने माटी से प्रेम की जिद उसको राजनीति में ले आया। आज कहानी उस लड़के की जब वो स्कॉर्पियो पर खड़ा होकर भाषण देता है तो फिर क्या महिला, क्या युवा, क्या बुजुर्ग, लाखों लोग उसको सुनते हैं। आज कहानी संघर्ष को अपना साथी बनाने वाले एक ऐसे लड़के की जो 30 वर्ष से भी कम उम्र में विधायक बन जाता है। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं भारत जंक्शन की नई सीरीज किस्सा राजनीति का। और आज कहानी जयराम महतो की। कहानी बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। जयराम महतो का जन्म 27 दिसंबर 1994 को पारसनाथ पहाड़ी के गोद में तोपचांची मानटान धनबाद में हुआ। उनके परिवार में कुल 4 लोग हैं। जयराम महतो खुद, उनकी दादी, उनकी माँ और उनका एक छोटा भाई। जयराम महतो के पिता झारखंड निर्माण आंदोलन से जुड़े हुए थे। जयराम महतो के पिता की जब मृत्यु हुई तो उनका छोटा भाई माँ के पेट में था। उनके दादा की मृत्यु हुई थी तब जयराम महतो की उम्र 3 से 4 साल की थी और उसके 2 महीने के बाद जयराम महतो के पिता की मृत्यु हो गई। जयराम महतो अपने कई इंटरव्यू में बता चुके हैं कि आंदोलन के दौरान उनके पिता के सर में चोट लगा था और वही चोट बाद में उनकी मृत्यु का कारण बना। जयराम महतो कई जगह इस बात का भी जिक्र कर चुके हैं कि जब उनके दादाजी और पिताजी की मृत्यु हुई उसके बाद से लगभग 20 साल तक, जब तक जयराम महतो खुद अपने पैरों पर खड़े नहीं हो गए, उनके परिवार में कोई भी पुरुष मुखिया नहीं था। क्योंकि उनके एक चाचा भी थे तो उनका बचपन से ही दोनों आंख नहीं था। तो ऐसे में जो कुछ भी उनके साथ हुआ, जो भी उनका पालन पोषण हुआ, पढ़ाई हुआ, घर चलाने का सारा जिम्मा उनकी माँ के पास था। और जयराम महतो बताते हैं कि उनकी माँ ने वो हर काम किया जो एक पुरुष करता है सिवाय हल चलाने के। क्योंकि जयराम महतो ये भी बताते हैं कि उनके समाज में एक ऐसा परंपरा है, नियम है कि महिला हल नहीं चलाती है। लेकिन हल चलाने का काम छोड़कर जयराम महतो की माँ ने वो हर काम किया जो एक पुरुष घर चलाने के लिए करता है। जयराम महतो ये भी बताते हैं कि जब वो मैट्रिक में थे यानी 10वीं क्लास में थे तो उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि उनकी माँ कुदाल से खेत कोड़ कर खेती करती थी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता था कि जहाँ पर जयराम महतो का खेत था उसके अगल बगल के खेतों में जोताई बुआई का काम पहले ही हो जाता था, तो फिर वहाँ पर आप ट्रैक्टर या फिर बैल लेकर नहीं जा सकते थे। तो ऐसे में जयराम महतो की माँ कुदाल से कोड़ कर खेती का काम करती थी। झारखंड निर्माण आंदोलनकारी की पत्नी होने के नाते जयराम महतो की माँ को झारखंड सरकार की तरफ से 3,000 रुपये का पेंशन भी मिलता है। तो ऐसे में जयराम महतो का बचपन काफ़ी संघर्ष में, काफ़ी तकलीफ में बीता है। बचपन में ही दादाजी और पिताजी के गुजर जाने के बाद जयराम महतो की पढ़ाई नाना नानी के घर पर हुई है। जयराम महतो ने इंग्लिश ऑनर्स में एमए किया है और अभी पीएचडी की पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। पीएचडी से जुड़ा एक मजेदार किस्सा जयराम महतो बताते हैं। जयराम महतो बताते हैं कि उनकी माँ को पीएचडी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन गाँव वालों ने उनकी माँ को बता दिया है कि पीएचडी एक पढ़ाई बहुत ऊंची पढ़ाई होती है, काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती है, इसलिए अपने बेटा को पढ़ाई लिखाई के लिए टोका मत करो। इसके बाद जयराम महतो अपने रिश्तेदारों को, गांव वालों को बहुत गर्व के साथ बताती है कि उनका बेटा पीएचडी की पढ़ाई कर रहा है, जबकि उनकी माँ को पीएचडी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। आपको बता दूं कि जयराम महतो अपने गाँव के सबसे पढ़े लिखे युवक हैं। उनसे ज़्यादा अभी तक उनके गाँव में कोई भी नहीं पढ़ा लिखा है। ये तो हो गई जयराम महतो की बचपन की बात, उनके परिवार की बात, उनके पढ़ाई की बात। लेकिन अब आप सोच रहे हो कि जयराम महतो राजनीति में कैसे आ गए, जयराम महतो ने आंदोलन कब शुरू किया। बात है दिसंबर 2021 की। झारखंड सरकार ने एक नियम निकाला कि अगर आपको झारखंड में सरकारी नौकरी चाहिए तो आप जिस जिला के रहने वाले हैं वहाँ पर कुछ आपको भाषा का पढ़ाई करना जरूरी होगा। तो ऐसे में उस नियम में धनबाद, गिरिडीह और बोकारो जिले में भोजपुरी, अंगिका और मगही भाषा को शामिल किया गया, जो उस जिले की मूल भाषा नहीं है। हाँ, उस जिले में कुछ लोग भोजपुरी, अंगिका और मगही बोलते हैं, लेकिन उस जिले की मूल भाषा नहीं है। तो ऐसे में वहाँ के जो मूलवासी हैं उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। शुरू में तो छोटे स्तर पर विरोध हुआ, लेकिन धीरे धीरे करके बड़ा आंदोलन हो गया और जयराम महतो वहीं से लाइमलाइट में आए। जयराम महतो भी उस आंदोलन में शामिल हुए और जगह जगह जाकर उन्होंने भाषण देना शुरू किया। उनका भाषण लोगों को पसंद आने लगा, भाषण सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा और जयराम महतो देखते देखते काफ़ी लोकप्रिय हो गए। उस 3 जिले में भाषा को लेकर जो बड़ा आंदोलन चल रहा था, जयराम महतो उसका चेहरा बन गए। जयराम महतो काफ़ी लोकप्रिय हो चुके थे, लोगों को उनका भाषण काफ़ी अच्छा लग रहा था। सोशल मीडिया पर भी वो काफ़ी लोकप्रिय हो रहे थे, खासकर युवाओं में। और जयराम महतो ने उस समय JBKSS की स्थापना की, झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति। और इसके तहत जयराम महतो के साथ कुछ और साथी भी जुड़े और उन्होंने झारखंड में भाषा और खतियान को लेकर बड़ा आंदोलन शुरू किया और जगह जगह आवाज़ उठाना शुरू किया। जो लोग खतियान नहीं समझते उनके लिए बता दूं, खतियान आपके ज़मीन का सरकारी कागज होता है
जिससे पता चलता है कि आपके पास जो ज़मीन है वो कब से आपके पास है। आपके पुरखे, आपके पिताजी, आपके दादाजी, परदादा या फिर पहले कब से वो ज़मीन आपके पास है। खतियान से पता चल सकता है कि आपके पुरखों की ज़मीन कब से आपके पास है। तो जेबी कैसे संगठन के बैनर तले जयराम महतो और उनके साथियों ने भाषा और खतियान को लेकर बड़ा आंदोलन शुरू किया। भाषा को लेकर वो चर्चा में आ ही चुके थे और खतियान को लेकर उन्होंने जगह जगह घूम कर बोलना शुरू किया कि झारखंड में 1932 का खतियान लागू होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि जिसके पास 1932 या उससे पहले का खतियान है उसी को झारखंड का स्थानीय निवासी माना जाना चाहिए और उसी को झारखंड में सरकारी नौकरी में प्राथमिकता मिलना चाहिए। झारखंड के कई जिलों में 1932 के बाद भी जमीन का सर्वे हुआ है। तो ऐसे में जयराम महतो तर्क देते हैं कि जिस जिले में जब अंतिम बार जमीन का सर्वे हुआ है उसको झारखंड की स्थानीयता का आधार बनाना चाहिए और उसी को झारखंड में सरकारी नौकरी में प्राथमिकता मिलना चाहिए। भाषा और खतियान के आंदोलन के चलते जयराम महतो पूरे झारखंड में काफी लोकप्रिय हो चुके थे और अगला पड़ाव था राजनीति। 2024 का लोकसभा चुनाव आता है और जयराम महतो गिरिडीह लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी बनते हैं। जयराम महतो गिरिडीह से लोकसभा चुनाव लड़ने का भी एक तर्क देते हैं। वो बोलते हैं कि वो पहली बार वहां से चुनाव लड़ना चाहते थे जहां वो खुद को वोट दे सकें और जयराम महतो गिरिडीह के वोटर हैं, तो ऐसे में वो गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़े। लोकसभा चुनाव और जयराम महतो से जुड़ा 2-3 वाक्य मैं आपको सुनाता हूँ। 1 मई 2024 को जब जयराम महतो लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन करने पहुंचे तो उस दिन लगभग 45 डिग्री टेम्परेचर था, लेकिन उस नामांकन सभा में लगभग 1.5 लाख लोग शामिल हुए और उस दिन जयराम महतो को उन लोगों ने लगभग 4.5 लाख रुपए चंदा भी दिया। जयराम महतो ये भी बताते हैं कि जिस दिन उनका नामांकन होना था सैकड़ों की संख्या में पुलिस उनको गिरफ्तार करने पहुंची। पुराना कोई केस था, उसी मामले में पुलिस उनको गिरफ्तार करना चाहती थी। लोग नहीं चाहते थे कि उनका नामांकन हो, इसीलिए उनको गिरफ्तार करने पुलिस पहुंची, लेकिन वहां पर कुछ ईमानदार अधिकारी थे जिनके सूझबूझ के कारण उनको गिरफ्तार नहीं किया गया और जयराम महतो का नामांकन हो सका। जयराम महतो भी बताते हैं कि गिरिडीह लोकसभा से उनके विरोधियों ने वोटर को कंफ्यूज करने के लिए, उनका वोट बांटने के लिए जयराम कुमार महतो के नाम से 3-4 और लोगों का नॉमिनेशन करा दिया ताकि वोटर कंफ्यूज हो और उनका वोट बढ़ जाए। लोकसभा चुनाव होता है, परिणाम सामने आता है। जयराम महतो चुनाव तो नहीं जीत पाते हैं, लेकिन जयराम महतो पहली बार चुनाव लड़कर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में तीसरे नंबर पर रहते हैं और उनको 3,47,000 से ज़्यादा वोट मिलता है और जयराम महतो 3,47,000 वोट लाने के बाद पूरे झारखंड में छा जाते हैं। जयराम महतो का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और लोगों को उनसे उम्मीदें भी बढ़ती हैं। लोगों को लगता है कि अगर जयराम महतो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 3,47,000 वोट ला सकते हैं तो अगर वो एक पार्टी के बैनर तले पूरी प्लानिंग के साथ चुनाव लड़ते हैं तब वो फिर वो कमाल कर सकते हैं और यही होता है। 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही होती है और अगस्त 2024 में जयराम महतो के नेतृत्व में JLKM यानी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा नाम से एक पार्टी का गठन होता है और जयराम महतो की नई नवेली पार्टी पहले ही विधानसभा चुनाव में अकेले चुनावी मैदान में उतर जाती है। जयराम महतो बताते हैं कि उनको दोनों पक्ष यानी NDA और इंडिया गठबंधन दोनों तरफ से गठबंधन का ऑफर आता है, लेकिन जयराम महतो किसी भी तरह का गठबंधन करने से इनकार कर देते हैं। जयराम महतो बोलते हैं कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। अगर उनको गठबंधन ही करना होता तो फिर वो राजनीति में क्यों आते, वो फिर अपनी नई पार्टी क्यों बनाते, इसलिए वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। जयराम महतो की नई पार्टी JLKM 68 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ती है। जयराम महतो खुद 2 जगह चुनाव लड़ते हैं, डुमरी और बेरमो विधानसभा से। पार्टी पूरी जोरदार तरीके से चुनाव लड़ती है, पूरी प्लानिंग के साथ चुनाव लड़ती है। जयराम महतो अकेले अपने पार्टी के स्टार प्रचारक होते हैं, घूम घूम कर प्रचार करते हैं और अपने सीट को भी देखते हैं। किसी को उम्मीद नहीं होती है कि जयराम महतो की पार्टी पहले विधानसभा चुनाव में कुछ कमाल कर पाएगी। जयराम महतो कुछ कमाल कर पाएंगे, लेकिन जब परिणाम सामने आता है तो रांची से दिल्ली तक जयराम महतो की चर्चा होती है। जयराम महतो की पार्टी JLKM सिर्फ 1 विधानसभा सीट जीत पाती है, लेकिन उनको 10 लाख से ज़्यादा यानी 6.3% वोट उनको मिलता है। झारखंड विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद जब राजनीतिक विश्लेषक पूरे चुनाव का विश्लेषण करते हैं तो ये बताते हैं कि 17 सीटें ऐसी होती हैं जहां पर जयराम महतो की नई पार्टी JLKM के कारण भारतीय जनता पार्टी जैसी दिग्गज पार्टी को नुकसान होता है। यानी अगर जयराम महतो की पार्टी JLKM नहीं होती तो भारतीय जनता पार्टी को 17 सीटें ज़्यादा मिलती और भारतीय जनता पार्टी झारखंड में सरकार बना लेता। यानी जयराम महतो की नई पार्टी JLKM अपने पहले ही विधानसभा चुनाव में पूरे झारखंड का राजनीतिक समीकरण बदल देती है। डुमरी से चुनाव जीतकर जयराम महतो पहली बार विधायक बन जाते हैं। जब जयराम महतो पहली बार विधानसभा भवन पहुंचते हैं तो वहां से भी काफी रोचक तस्वीर सामने निकल कर आती है। जयराम महतो बिना चप्पल पहने विधानसभा भवन के अंदर प्रवेश करते हैं और विधानसभा के अंदर प्रवेश करने से पहले विधानसभा भवन को झुककर प्रणाम करते हैं। जयराम महतो बोलते हैं कि विधानसभा भवन लोकतंत्र का मंदिर है, ये लाखों करोड़ों लोगों के सपनों और उम्मीदों का मंदिर है। तो ऐसे में वो विधानसभा भवन को झुककर प्रणाम करते हैं। अब आप जयराम महतो के बारे में 2-4 और रोचक बातें जान लीजिए। जब जयराम महतो से शादी को लेकर सवाल पूछा जाता है तो जयराम महतो शर्माते हैं और इस सवाल से बचते नजर आते हैं। जयराम महतो ये भी बोलते हैं कि
कि उन्होंने अपने छोटे भाई की शादी इसीलिए करा दी है कि उनके ऊपर शादी का कोई दबाव ना हो। जयराम महतो अपने छोटे भाई का शादी करा चुके हैं। जयराम महतो फिल्में भी देखते हैं। उनके फेवरेट हीरो हैं राजकुमार राव और उनकी फेवरेट हीरोइन है जेनेलिया डिसूजा। जयराम महतो को क्रिकेट काफ़ी पसंद है। जयराम महतो को आप अलग अलग टूर्नामेंट्स में खेलते हुए देख सकते हैं। जयराम महतो जब चुनाव जीत गए उसके बाद भी वो अलग अलग टूर्नामेंट में खेलते रहते हैं। जयराम महतो में क्रिकेट को लेकर अलग दीवानगी है। उनके पास पूरा क्रिकेट का किट मतलब पैड, बैट, हेलमेट, ग्लव्स सब कुछ है। जयराम महतो जब विधायक बने, उनको सैलरी मिला तो सबसे पहले उन्होंने क्रिकेट किट ही खरीदा था। मतलब जयराम महतो को क्रिकेट काफ़ी पसंद है। क्रिकेट को लेकर उनके अंदर काफ़ी दीवानगी है। वो क्रिकेट मैच भी देखते हैं और क्रिकेट खुद खेलते भी हैं। आप लोग सुनते होंगे कि जयराम महतो को लोग टाइगर ही बोलते हैं। जयराम महतो बताते हैं कि लगभग 8-9 साल की उम्र से लोग उनको टाइगर बोलते हैं। जयराम महतो जब फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तब डाइव लगाकर बॉल को पकड़ते हैं, इसलिए भी लोग उनको टाइगर बोलते हैं। साथ ही जयराम महतो बताते हैं कि वो काफ़ी निडर हैं। जब कभी वो हताश होते हैं, निराश होते हैं तो शमशान घाट में जाकर 2 घंटे बैठ जाते हैं या फिर पारसनाथ पहाड़ी में 2-3 रात गुजार लेते हैं। तो ऐसे में वो काफ़ी निडर हैं, इसलिए भी लोग उनको टाइगर बोलते हैं। भारत जंक्शन की नई सीरीज किस्सा राजनीति का ये पहला वीडियो था। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। किस्सा राजनीति के हर एपिसोड में हम लोग किसी नए नेता के बारे में किस्सा और कहानी जानेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।